औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट ईयर कोर्स में मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर कोर्स भी हम पैरेलल शुरू करें क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट है 20 सितंबर या 27 सितंबर, तो इसलिए फर्स्ट ईयर कोर्स भी जो है वो हम पैरेलल में स्टार्ट करें ऑनलाइन। फर्स्ट चैप्टर में मेजरमेंट आपके पास है, ठीक है। मेजरमेंट में अगर आप देखें तो फिजिक्स के डिफिनीशन से जो है वो स्टार्ट किया ही है। फिजिक्स का डिफिनीशन, चूंकि टाइम कम है तो अब ये डिफिनीशन हम नहीं करेंगे। फिजिक्स आपके पास जो है मॉडर्न डिफिनीशन जो है द स्टडी ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के बेस पे फिजिक्स का डिफिनीशन किया गया है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। E आपके पास जो है दिस इज फॉर द एनर्जी और m आपके पास जो है दिस इज फॉर मास। और याद रखे मास को हम कहते हैं दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इस इक्वेशन के मुताबिक से एनर्जी एंड मास दे आर इंटरडिपेंडेंट। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। वेयर c स्क्वायर आपके पास जो है दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो देखिए जो मॉडर्न डिफिनीशन है फिजिक्स का वो इस इक्वेशन के बेस पे विच इज द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ मास, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, क्योंकि इस कायनात में सिर्फ दो चीजें हैं, या तो एनर्जी है या मास है। एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इनहेलेशन ऑफ मैटर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपके पास जो है जब इसको हम मिलाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, गामा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें हम और डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, लेकिन इसकी जो मेन दो ब्रांचेस है वो क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम ओल्ड फिजिक्स भी कहते हैं और न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो है मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को पढ़ते हैं, ठीक है, एंड मोशन विद स्मॉल स्पीड्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और मोशन विद हाई स्पीड जिसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन ब्रांचेस है, बाकी आपके पास और ब्रांचेस भी है, ठीक है। मेजरमेंट आपके पास क्या होता है? मेजरमेंट द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मेजरमेंट का सिंपल मतलब आपके पास होता है द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं मेजरमेंट। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है। या स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट क्वांटिटी, ठीक है। या यूनिट क्वांटिटी के बजाय सिंपली आप इसको लिख सकते हैं यूनिट। तो मेजरमेंट आपके पास जो है दिस इज ओनली द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन इन दोनों का नेचर आपके पास सेम होना चाहिए, मास के साथ, टाइम के साथ, लेंथ के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो किस्म के हैं, ठीक है। उसको भी फिर डिवाइड किया गया है बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। बेस या फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन आपके पास क्या है? बेस या फंडामेंटल का डिफिनीशन उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल लॉज में बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिफोर 1960 तीन सिस्टम्स थे, CGS, FPS एंड MKS सिस्टम, ठीक है। और 1960 में MKS सिस्टम को मॉडिफाइड किया गया एंड द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम इज नोन एज SI सिस्टम।
और एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कहा गया, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, वगैरह। इसको 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको डिराइव्ड कहा गया है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो और फिजिकल क्वांटिटी से बने होते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही सिस्टम में 7 क्वांटिटीज आपके पास फंडामेंटल है, बाकी आपके पास दे आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, सही है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपके पास जो है नॉट फंडामेंटल नॉट डिराइव्ड। आज तक हम ये फैसला नहीं कर चुके कि हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बेस या फंडामेंटल में डाल दें या डिराइव्ड में डाल दें, बिकॉज द नेचर ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर टोटली डिफरेंट। तो इसलिए आज तक ये फैसला हम नहीं कर चुके कि इसको हम फंडामेंटल में रख ले कि इसको हम डिराइव्ड में रख ले, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। 2 किस्म के आपके पास है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास जो है प्लेन एंगल और सेकंड आपके पास जो है सॉलिड एंगल। ये दोनों प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है, ये दोनों प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल आपके पास क्या है? प्लेन एंगल आपके पास क्या है? अगर मैं एक सर्कल को लूं, ठीक है, और यहां से मैं दिस इज ओ, ये आपके पास ए पॉइंट, दिस इज बी एंड दिस इज आर। इसको हम कहते हैं दिस इज ए बी आर्क, और ए बी आर्क को हम एस कहते हैं, दिस इज रेडियस। ये आर्क लेंथ सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनाता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। तो डिफिनीशन मैं नहीं लिख रहा, मैंने आपको बता दिया कि डिफिनीशंस का टाइम हमारे पास नहीं है, डिफिनीशंस आप खुद पढ़ा करें, ठीक है। प्लेन एंगल, द एंगल सबटेंडेड by arc length of a circle at the center of a circle. The angle subtended by the arc length of a circle at the center of a circle is known as plane angle. देखिए, symbolic representation ये फर्जी होते हैं, symbolic representation आपके पास होते हैं, ये फर्जी होते हैं। सिंबल्स आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन जो सिंबल आपके पास है प्लेन एंगल का, थीटा, इसको मोस्टली कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। एस यहां पर आपके पास जो ये आर्क लेंथ है, आर आपके पास जो दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और आपके पास जो फार्मूला है, अगर मैं इसको थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स में कर लो, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इफ थीटा इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप रेडियस को बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देख सकते हैं, अगर मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ आपके पास बढ़ रहा है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अगर आप 2 सर्कल जिसके रेडियाई डिफरेंट है, अगर उसका सेम प्लेन एंगल आप ले रहे हैं तो आर्क लेंथ आपके पास डिफरेंट होगा। और मैं रेशियोज अगर लिख लूं तो S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2, ठीक है। S is directly proportional to theta if R is kept constant. इसको समझना आसान है। अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं, अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ भी आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज केप्ट कांस्टेंट। आप देखिए, अगर मैं आर्क लेंथ को बढ़ा रहा, थीटा को बढ़ा रहा हूं तो आर्क लेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इसका रेशियोज लिख लूं तो S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा 2। अच्छा, अब दोनों को अगर मैं मिला लूं तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R थीटा। प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं खत्म कर लूं तो K R थीटा, और K आपके पास किस चीज के बराबर है? 1 के बराबर है, तो S इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गया है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K का वैल्यू आपके पास जो है वो 1 है,
अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आएगा कि कूलम्स लॉ में के जो है उसका वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन यहां पर 1 है। ठीक है, तो याद रखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये हमें एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि के का वैल्यू आपके पास है वो क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पर भी लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। ठीक है, और थीटा आपके पास क्या है, प्लेन एंगल है। तो देखिए प्लेन एंगल का डिफिनीशन आपके पास ये हो गया है, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल and radius of a circle. The ratio of arc length and radius of a circle is known as a plane angle. तो ये भी definition है, the ratio of arc length of a circle to the radius of a circle is known as plane angle. तो ये भी आपके पास plane angle का definition है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर मैं लो standard unit, तो स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास जो है प्लेन एंगल का वो आपके पास रेडियन है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज अ रेडियन। ठीक है, अच्छा और 1 रेडियन किस चीज के बराबर है, 1 रेडियन का डिफिनीशन क्या है, इफ एस इज इक्वल टू आर, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इफ एस इज इक्वल टू आर, अगर आर्क लेंथ रेडियस ऑफ अ सर्कल के बराबर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि थीटा इस आर्क लेंथ का 1 रेडियन होगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल जो है वो करूं, एग्जांपल नंबर 1, इफ एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और रेडियस भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, एस भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, रेडियस भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो थीटा आपके पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, ये 1 रेडियन के बराबर आपके पास होगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, इफ एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, सो थीटा आपके पास जो होगा इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। सो इफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। तो देखिए मैं इस फार्मूले को इस तरह लिख सकता हूं, एस डिवाइड बाय आर, और ये आपके पास रेडियन। ठीक है, ये एस बाय आर ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताता है। ठीक है, और आपके पास जो रेडियन है दिस इज अ प्रॉपर यूनिट। रेडियन आपके पास जो है ये आपके पास प्रॉपर यूनिट है, और यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मिलकर आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है कि हाउ मच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड। ठीक है, आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको ये बताता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी कितना ज्यादा है या कितना कम है फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो है वो ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं लिख लूं कि आपके पास मास है, मास इज इक्वल टू 1 kg, अगर मैं लिख लूं मास इज इक्वल टू 5 kg, तो 5 kg का मतलब होता है 5 टाइम्स ऑफ 1 kg। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मास जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड। 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड है, यूनिट है, और जो मास लेट सपोज मैंने मेजर किया है वो 5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड है। तो न्यूमेरिकल नंबर आपको ये बताता है कि हाउ मच टाइम्स द मेजर्ड वैल्यू इज मोर और लेस देन द फिजिकल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास रेडियन का डिफिनीशन आपके पास हो गया, और कंप्लीट फार्मूला एस डिवाइड बाय आर रेडियन। ठीक है, अब अगर मैं लिख लूं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, अगर मैं लिख लूं, चलिए मैं एक एमसीक्यू, इफ आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन प्लेन एंगल विल बी इक्वल टू डैश। प्लेन एंगल आपके पास है वो क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन, 2 रेडियन। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 114 डिग्री, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज 57 डिग्री। तो आंसर आपके पास जो है 2 रेडियन। अगर यहां पर मैं लिख लूं थीटा इज इक्वल टू डैश इन रेडियन, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको लिख लूंगा 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर जो है 2 रेडियन है। सही है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू। तो देखिए अगर आर्क लेंथ आपको गिवन और रेडियस गिवन है तो थीटा क्या होगा वो आप इस फार्मूले से
मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू। अच्छा, अब इसके और भी यूनिट्स हैं। रेडियन आपके पास है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि मैक्सिमम एंगल आपके पास क्या होगा। तो इसके लिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, या 2r को हम डायमीटर कहते हैं, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, डी पाई, कैपिटल डी इज डायमीटर, r इज द रेडियस। तो देखिए, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन, इफ यू पुट हियर यू विल गेट द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और याद रखिए सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ये आपके पास मैक्सिमम आर्क लेंथ है। दिस इज द मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, दिस इज द मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस मैक्सिमम ये किस चीज के बराबर होगा, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपके पास 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं द एंगल सबटेंडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सो ये आपके पास बन जाएगा सरकमफेरेंस डिवाइड बाय आर इनटू रेडियन, या ये आपके पास 2 पाई आर डिवाइड बाय आर इनटू रेडियन। सो थीटा आपके पास बन जाएगा 2 पाई रेडियन। तो याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द एंगल ऑफ द मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द एंगल ऑफ मैक्सिमम आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, या सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है। तो 2 पाई रेडियन, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं पाई 3.14, तो ये आपके पास 6.28 रेडियन आपके पास होगा। ठीक है, सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब यहां पर आप इसको देख ले, एंगल सबटेंडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दिस इज इंडिपेंडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डायमीटर, एरिया, सरकमफेरेंस। याद रखिए, जो मैक्सिमम एंगल है, ठीक है, या सरकमफेरेंस का जो एंगल है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डायमीटर, एरिया एंड सरकमफेरेंस। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मतलब है इसका, आप अगर आपके पास एक इतना छोटा सा सर्कल है या इससे बड़ा सर्कल है, तो ये भी 2 पाई रेडियन एंगल को बनाता है और ये भी 2 पाई रेडियन एंगल को बनाता है। तो याद रखिए, आपको रेडियस में कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको डायमीटर में कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको सरकमफेरेंस में कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको एरिया में कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिए कि सरकमफेरेंस जो एंगल बनाता है वो हमेशा आपके पास 2 पाई रेडियन होगा। अगर मैं लिख लूं एक एमसीक्यू, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड, the angle subtended by circle having 2 centimeter radius, angle subtended by circle having 2 centimeter radius at its center, 2 बल्कि 6.28 रेडियन। ठीक है, then angle subtended by circumference of another circle having 4 centimeter radius at its center will be dash। ठीक है, ए ऑप्शन में लिख लेता हूं, दैट इज 2 पाई रेडियन, बी ऑप्शन आपके पास 1 रेडियन, सी ऑप्शन आपके पास 1 डिग्री, और
डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 4 पाई रेडियन। ठीक है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, मैंने यहां पर लिखा था एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो अगर दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, वो कितना एंगल बनाएगा? तो देखिए, अगर सर्कल का डायमीटर डबल हो जाए, रेडियस डबल हो जाए, सरकमफेरेंस डबल हो जाए, एरिया डबल हो जाए, ठीक है, तो याद रखिए सरकमफेरेंस के एंगल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास 2 पाई रेडियन ही होगा। एक सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियन से ज्यादा एंगल नहीं बना सकता। सो द मैक्सिमम एंगल by the circumference of a circle is a 2 pi radian. The angle subtended by maximum arc length of a circle is 2 pi radian. ठीक है, अगर आप एरिया को डबल करें, रेडियस को, एरिया को, सरकमफेरेंस को, डायमीटर को, अब जितने भी टाइम चेंज करें तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो 2 पाई रेडियन एंगल को बनाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल एमसीक्यू इन अ रेडियन। यहां पर जो पाई हमने लिख लिया पाई, तो पाई का डेफिनेशन आपके पास क्या है? द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज पाई। द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई, इसको हम पाई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पाई का डिफिनीशन हो गया। अच्छा, अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री। डिग्री इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी, एक से ज्यादा यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारे स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास जो है कोई एक जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो डिपेंड करता है सिस्टम पे। ठीक है, तो डिग्री आपके पास यूनिट ऑफ प्लेन विच इज नॉट स्टैंडर्ड। ठीक है, 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 360 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। 1 डिग्री आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 360 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब ये है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट का एंगल 1 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एंगल ऑफ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए, सरकमफेरेंस का एंगल 2 पाई रेडियन भी है और 360 डिग्री भी है, तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो 1 रेडियन आपके पास बन जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास बन जाता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि रेडियन इज लार्जर देन डिग्री, रेडियन डिग्री से लार्जर है। ठीक है, और अगर मैं इंटर कन्वर्जन करना चाहता हूं तो n टाइम्स ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 57 डिग्री। 2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? तो 2 मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे। ठीक है, 4 रेडियन तो कितने डिग्री के बराबर? तो 4 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 डिग्री आपके पास जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 57 रेडियन। 1 डिवाइड बाय 57 रेडियन आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा, so n times of 1 degree this is equal to n times of 1 divided by 57 रेडियन। ये भी आप इंटर कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियन से आप डिग्री में जा सकते हैं, डिग्री से आप रेडियन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें। अच्छा, देखिए, रिवॉल्यूशन भी आपके पास यूनिट है।
रिवोल्यूशन यहां पर लिख लेता हूं, रिवोल्यूशन आपके पास जो है दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर मैं लिख लो n रिवोल्यूशन, n टाइम्स ऑफ 1 रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई रेडियन। n टाइम्स ऑफ 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई रेडियन। अगर 2 रिवोल्यूशन है तो n2 होगा, 2 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। अगर 3 रिवोल्यूशन है तो n3 होगा, दोनों साइड पे 3 आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई रिवोल्यूशन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई रिवोल्यूशन, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 पाई रिवोल्यूशन। तो देखिए, आप रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को आप रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं लिख लूं 10 रिवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होगा, सो n 10 होगा, 10 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें। अगर मैं लिख लूं 10 रेडियन कितनी रिवोल्यूशन को बराबर होगा, तो ये 10 होगा। तो आप रिवोल्यूशन से रेडियन में जा सकते हैं और रेडियन से आप रिवोल्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। अच्छा, इसके और भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। 1 मिनट ये टाइम के यूनिट नहीं है, यहां पर प्लेन एंगल के हैं। 1 डिवाइड बाय 60 ऑफ डिग्री। ठीक है, 1 मिनट 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 1 डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 60 मिनट्स। यहां पर मिनट्स प्लेन एंगल का यूनिट है, तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट का एंगल वो 1 मिनट होगा। ठीक है, और सिमिलरली आपके पास सेकंड है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 मिनट्स। ठीक है, अगर 1 मिनट को आप 60, अगर मैं लिख लो 1 मिनट को आप 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट का एंगल 1 मिनट होगा। ठीक है, अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक जो पार्ट होगा उसका एंगल 1 मिनट होगा। और अगर 1 मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट का एंगल 1 सेकंड होगा। हियर मिनट्स एंड सेकंड्स आर द यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल, और ये स्मॉल यूनिट्स है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि रेडियन जो है, रेडियन और डिग्री में कौन सा बड़ा यूनिट है, तो याद रखिए रेडियन इज लार्ज यूनिट देन डिग्री, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर है, तो रेडियन आपके पास है वो लार्ज यूनिट है। अच्छा, अब ये देखिए, आपने थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर इनटू रेडियन। अब इस रेडियन को मैं डिग्री से भी रिप्लेस कर सकता हूं। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, 57 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको आर्क लेंथ गिवन और रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो डायरेक्टली डिग्री में आप इससे मालूम कर सकते हैं। अगर आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले से रेडियन में मालूम कर सकते हैं एंगल। ठीक है, आप देखिए, अगर मैं लिख लो कि एस आपके पास जो है, अगर मैं लिख लो इफ एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल, इफ द आर्क लेंथ is equal to 2 times of radius of a circle, then plane angle will be equal to dash degree। ठीक है, कितना डिग्री आपके पास होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें पुट करें, मैं लिख लूंगा 2 रेडियन, बी ऑप्शन 114, सी ऑप्शन आपके पास जो है 2 और डी ऑप्शन आपके पास 1 रेडियन। तो आंसर आपके पास क्या होगा, एस 2R पुट करें, आर कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 57, 114 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एस बाय आर रेडियन, अगर आपको आर्क लेंथ गिवन हो और रेडियस, डायरेक्टली रेडियन का एंगल आप इससे मालूम कर सकते हैं। अगर आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो, डायरेक्टली आप इससे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्लेन एंगल। ठीक है, ये प्लेन एंगल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास जो है बन गए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
हाफ सरकमफेरेंस कितना एंगल बनाते हैं? हाफ सरकमफेरेंस, तो पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई रेडियन, तो हाफ सरकमफेरेंस पाई रेडियन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, में एक एमसीक्यू यहां पर बना लेता हूं, यहां पर मैं लिख लूंगा। ठीक है, एक एमसीक्यू मैं लिख लेता हूं। व्हाट विल बी एंगल of 2 centimeter arc length of a circle of circumference, या having circumference having 20 centimeter circumference. What will be the angle of 2 centimeter arc length of a circle having 20 centimeter सरकमफेरेंस? एक सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका 2 सेंटीमीटर आर्क लेंथ आपके पास होगा, वो कितना एंगल बनाएगा? 2 रेडियन। बी ऑप्शन आपके पास जो है π/5 रेडियन। सी ऑप्शन आपके पास जो है पाई डिग्री, और डी ऑप्शन आपके पास जो है 3 पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख ले, आपके पास सरकमफेरेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो मैं इस सरकमफेरेंस को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि आर्क लेंथ 2 सेंटीमीटर आ जाए? तो 10 पे। अब देखिए, सरकमफेरेंस को अगर आप किसी नंबर पे डिवाइड करें, मतलब सरकमफेरेंस का आप n फ्रैक्शन लें, तो वो आपको आर्क लेंथ देगा। Fraction of circumference means arc length of a circle. Fraction of circumference means arc length of a circle. और ये arc length एंगल कितना बनाएगा? तो circumference का एंगल कितना है? 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय n। अगर आप circumference के एंगल को उसी नंबर पे डिवाइड करें, या circumference के एंगल का वही फ्रैक्शन ले, तो आपके पास उस आर्क लेंथ का एंगल आ जाएगा, इसका एंगल आपके पास आ जाए। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकमफेरेंस का आप जो फ्रैक्शन ले रहे हैं, ये आपका सरकमफेरेंस, आप इसका कितना फ्रैक्शन ले रहे हैं? हाफ ले रहे हैं, 1/8 ले रहे हैं, 1/6 ले रहे हैं फ्रैक्शन, तो उतना फ्रैक्शन 2 पाई रेडियन का ले, वो उसी आर्क लेंथ का एंगल आपके पास होगा। तो देखिए, मैं 20 सेंटीमीटर को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 2 सेंटीमीटर आ जाए? 20 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है, मैं इसको किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 2 सेंटीमीटर आर्क लेंथ आ जाए? तो 10 पे। ठीक है, अगर आप इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये 2 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई को भी आप 10 पे डिवाइड करें, तो 5 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। तो अगर एक सर्कल है और उसका सरकमफेरेंस 20 सेंटीमीटर है, तो उस सर्कल के 2 सेंटीमीटर आर्क लेंथ का जो एंगल होगा, वो पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन होगा, वो पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। तो सरकमफेरेंस को मैं किस नंबर पे डिवाइड करूं कि आर्क लेंथ आ जाए? तो सरकमफेरेंस के एंगल 2 पाई को भी उसी नंबर पे डिवाइड करें, उस आर्क लेंथ का एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक लास्ट मॉडल एमसीक्यू आपके पास बन गया। अच्छा, प्लेन एंगल मैंने आपको नहीं बताया, प्लेन एंगल इज अ 2 डायमेंशनल एंगल, और प्लेन एंगल आर्क लेंथ का या लेंथ का एंगल है। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूं, द एंगल ऑफ अ लेंथ एट सम पॉइंट इन स्पेस, द एंगल ऑफ लेंथ एट सम पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज प्लेन एंगल। ठीक है, एक लेंथ का एंगल, अगर ये एक लेंथ है, तो ये इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है, उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का एंगल प्लेन एंगल 2D एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है। प्लेन एंगल इज अ 2 डायमेंशनल एंगल। ठीक है, आपके पास जो प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके पास 3D एंगल है, एंड इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय
सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। याद रखे 2D में सबसे सिंपलेस्ट आपके पास शेप जो है वो सर्कल है, और 3D में सबसे सिंपलेस्ट शेप आपके पास जो है वो स्फीयर है। सो एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, और ये आपके पास जो है 3D एंगल है, और ये भी प्योरली ज्योमेट्रिकल है। ये अगर आपके पास स्फीयर है, 3D में सबसे सिंपलेस्ट आपके पास जो शेप है वो आपके पास स्फीयर है। ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस एरिया, ये आपके पास सरफेस एरिया, और इसका एंगल आपके पास जो है दिस इज अ सॉलिड एंगल। ठीक है, ये आपके पास एंगल है किस चीज का? ठीक है, इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो देखिए, अगर मैं इस हाथ को लूं, ये हाथ का मेरा सरफेस एरिया किसी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है जो सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, मैं अगर ये बुक लो, बुक का सरफेस एरिया, इस बुक का सरफेस एरिया किसी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाते हैं वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। और जो लेंथ का एंगल होगा, लेंथ का एंगल प्लेन एंगल कहलाता है, और सरफेस एरिया का एंगल वो सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख लिया है प्लेन एंगल बी द एंगल ऑफ अ लेंथ एट सम पॉइंट इन स्पेस, क्योंकि 2D 1D और 3D ये स्पेस का ही आपके पास हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, इसका फार्मूला आपके पास जो है, इसका फार्मूला द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। वहां पर आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो था, यहां पर एरिया और आर स्क्वायर का। वहां पर आर क्यू था प्लेन एंगल में, यहां पर आर स्क्वायर क्यू है। एरिया है यहां पर, और एरिया में आर पे स्क्वायर होती है इसलिए आर स्क्वायर है, और आर्क लेंथ एक लेंथ है इसलिए रेडियस वहां पर है। ठीक है, अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, द स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट इसका स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन आपके पास है, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल। ठीक है, और वन स्टेरेडियन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वन स्टेरेडियन को हम डिफाइन कर सकते हैं इफ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो जाए, तो आप इस फॉर्मूले में देखें ना। ठीक है, स्टेरेडियन मैंने यहां पर लिख लिया, और मैं फॉर्मूले को इस तरह लिख सकता हूं, S इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू स्टेरेडियन। S इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया, ये न्यूमेरिकल नंबर, ये आपके पास प्रॉपर यूनिट। इफ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इफ द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, तो फिर आपके पास S जो होगा वन स्टेरेडियन के बराबर होगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ठीक है, बल्कि मैं एक MCQ अगर लिख लो, इफ सरफेस एरिया एंगल सबटेंडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्फीयर, एंगल सबटेंडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्फीयर at the center of a sphere having a radius 2 centimeter will be dash. Angle subtended by 4 centimeter square area of a sphere at the center of a sphere having radius 2 centimeter will be dash. 1 radian भी आपके पास 1 स्टेरेडियन, सी आपके पास 2 बल्कि 2 पाई रेडियन, और सी आपके डी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो आप अगर फॉर्मूले में पुट कर ले, एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है? 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेरेडियन कैंसल, तो आपके पास 1 स्टेरेडियन, इसका आंसर आपके पास आ गया। द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज नोन एज सॉलिड एंगल, इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास a डिवाइड बाय आर स्क्वायर, स्टेरेडियन आपके पास
बन गया है। ठीक है, अब यहां पर जो है, अब हम ले रहे द एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। देखिए, आपके पास एक ओपन सरफेस एरिया होता है और एक क्लोज सरफेस एरिया होता है। एक आपके पास ओपन सरफेस एरिया होता है और एक क्लोज सरफेस एरिया होता है। तो वो सरफेस एरिया जो कि कुछ वॉल्यूम को बाउंड करता है, स्पेस के वॉल्यूम को बाउंड करता है, इनक्लोज करता है, वो क्लोज सरफेस एरिया कहलाता है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप इस रूम का क्लोज सरफेस एरिया क्या है? 1 2 3 4 5 6। आपके रूम के 6 फेसेस है और 6 फेसेस के एरियाज मालूम करके ऐड कर जाए तो आपके रूम का क्लोज सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन एक दीवार का एरिया ओपन एरिया या फ्लैट एरिया, छत का एरिया फ्लैट एरिया ओपन एरिया, फ्लोर का फ्लैट एरिया या ओपन एरिया आपके पास है। तो क्लोज सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ एनी 3D बॉडी, द एरिया विच इनक्लोज्ड सम वॉल्यूम ऑफ स्पेस, उसको हम क्लोज्ड सरफेस एरिया कहते हैं। क्योंकि यहां पर हमने स्फीयर लिया है। स्फीयर हमने क्यों लिया है? क्योंकि स्फीयर 3D में से सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ स्फीयर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर सॉलिड एंगल लिख लो, सो एरिया ऑफ अ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू स्टेरेडियन। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू स्टेरेडियन, और इस आपके पास बन जाएगा S इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। So this is the angle subtended by the closed surface area of a sphere. ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन। आप अगर इसमें देखें, जिस तरह आपने सरकमफेरेंस के एंगल में पढ़ा 2 पाई रेडियन, उसमें भी रेडियस या डायमीटर या एरिया नहीं था या सरकमफेरेंस नहीं था। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें, इसमें भी ना तो रेडियस है, ना डायमीटर है, ना लेंथ है, ना एरिया है, ना वॉल्यूम है। तो मैं लिख लूंगा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में लिख लूंगा कि आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ आर, डायमीटर डी, एरिया ए, वॉल्यूम वी। ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट आपके पास होता है। सो देखिए, मैं इसके साथ भी लिख लेता हूं, दिस इज द एंगल subtended, the angle subtended by any closed surface area, by any closed surface area at its interior point, at its interior point. ठीक है, this is very important concept. देखिए, हमने तो स्फीयर से शुरू किया, लेकिन हम इसको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज सरफेस एरिया एट इट्स इंटीरियर पॉइंट। एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम के क्लोज सरफेस एरिया का एंगल किसी इंटीरियर पॉइंट के साथ क्या है? तो 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, फुटबॉल है, फुटबॉल का क्लोज सरफेस एरिया सेंटर के साथ, विच इज द इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन। क्रिकेट बॉल का 4 पाई स्टेरेडियन। अर्थ का क्लोज सरफेस एरिया अपने सेंटर के साथ 4 पाई स्टेरेडियन। सन का क्लोज सरफेस एरिया सेंटर के साथ एंगल 4 पाई स्टेरेडियन। तो देखिए, अगर आप एक क्रिकेट बॉल ले रहे हैं, आप एक फुटबॉल ले रहे हैं, आप अर्थ ले रहे हैं, आप सन ले रहे हैं, ठीक है, आप अपना रूम ले रहे हैं, तो हर चीज के क्लोज सरफेस एरिया का जो एंगल है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ठीक है, एट इट्स इंटीरियर पॉइंट। ये एक्सटीरियर के साथ नहीं हो सकता, ये इंटीरियर के साथ होता है। ठीक है, सो ये मैक्सिमम एंगल है। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ अ सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सरफेस एरिया, आपके रूम का एक वॉल का सरफेस एरिया वो क्लोज सरफेस एरिया का ही हिस्सा है। ठीक है, तो 4 पाई स्टेरेडियन ये आपके पास मैक्सिमम एंगल है। तो एक स्फीयर का रेडियस जो भी हो, एक स्फीयर का डायमीटर जो भी हो, मैं यहां पर लिख सकता हूं MCQ के द
रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स इज इक्वल टू 1:4। ये आपके पास रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेयर्स, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेयर्स आपके पास है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेयर्स आपके पास है। देन what will be a ratio of their solid angle? What will be the ratio of their solid angles? ठीक है, then what will be the ratio of their solid angles of closed surface area? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास 1:4, बी ऑप्शन 1:1, सी ऑप्शन 1:16, डी ऑप्शन 4:1। तो दो स्फेयर्स के रेडियाई के जो भी रेशियोज हो, उनके डायमीटर्स का जो भी रेशियो हो, उनके एरियाज या वॉल्यूम्स का जो भी रेशियो हो, तो सॉलिड एंगल्स तमाम स्फेयर्स का, तमाम क्लोज सरफेस एरिया का आपके पास 4π से रीडिंग होगा, तो 1:1। ठीक है, एक दूसरा एमसीक्यू मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं, एक दूसरा एमसीक्यू, द एंगल सबटेंडेड बाय each surface of cube at its center will be dash. A option 1 steradian, B option 4π steradian, C option आपके पास जो है 3π डिवाइड बाय, बल्कि 2π डिवाइड बाय 3 स्टेरेडियन, डी ऑप्शन आपके पास जो है 4π डिवाइड बाय 3 स्टेरेडियन। तो आंसर आपके पास क्या होगा? तो देखिए मैंने यहां पर क्या लिखे, क्यूब, और आपको पता है कि क्यूब के तमाम सरफेसेस एरियाज वो इक्वल होते हैं, तो मैंने यहां पर लिखे ईच सरफेस एरिया। अगर आप लोग क्यूब को देख ले तो क्यूब के 6 सरफेसेस होते हैं, तो ईच सरफेस एरिया, ठीक है, मैं यहां पर अगर एक क्यूब बना लूं, ये आपके पास क्यूब, आप इसको देखिए, इसके 6 सरफेसेस है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो एक सरफेस एरिया, तो मैंने 6 में से 1 लिया, 1/6 सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल एंगल आपके पास कितने होते हैं? 4π स्टेरेडियन, 2 2 = 4 2 3 = 6, 2π डिवाइड बाय 3 स्टेरेडियन। देखिए अगर 6 फेसेस है और एक फेस का एंगल आप ले रहे हैं, तो आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4π स्टेरेडियन। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 फेसेस, अगर मैं 2 फेसेस लो तो 2 × 1 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4π स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये आपके पास 2 डिवाइड बाय 6 4π डिवाइड बाय 3 पर ये आंसर होगा। अगर मैं 3 सरफेसेस लू क्यूब के, तो 3/6 मीन्स हाफ। ठीक है, तो 6 में से अगर आप एक सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो 6 में से एक फ्रैक्शन 1/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल। अगर आप 2 सरफेसेस ले रहे हैं तो 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल। अगर आप 3 सरफेसेस ले रहे हैं तो 3 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल। तो आपके पास ये जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास सॉलिड एंगल में जो है वो बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं जो है लू एक चीज इसमें से, अगर मैं लू कि स्फीयर है, स्फीयर का हाफ क्लोज सरफेस एरिया, तो 4π को हाफ करें, 2π स्टेरेडियन। स्फीयर का 1/4 पार्ट, तो 4π को 4 पे डिवाइड करें। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकली नेचर वाइज नहीं, नेचर वाइज सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकली सॉलिड एंगल ये 4π s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2π, तो ये आपके पास 2 थीटा। सो याद रखे, न्यूमेरिकली सॉलिड एंगल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्लेन एंगल, लेकिन न्यूमेरिकली, अच्छा नेचर वाइज नहीं। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, न्यूमेरिकली का मतलब ये होता है, आप यहां पर देखें
अगर मैं लिख लो 10 किलोग्राम ये मास है और टाइम आपके पास 10 सेकंड्स है, तो मास और टाइम तो बराबर नहीं हो सकते, लेकिन न्यूमेरिकली आपके पास मास इज इक्वल टू टी मीन्स 10 इज इक्वल टू 10। मैं किलोग्राम और सेकंड नहीं लिख सकता इसके साथ। तो याद रखे न्यूमेरिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अ प्लेन एंगल। न्यूमेरिकली सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्लेन एंगल। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। तो ये आपका फर्स्ट ईयर कोर्स मैंने शुरू कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर कोर्स भी हम पैरेलल में जाएंगे, 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे। ठीक है, एक सुबह और एक शाम को, और कोशिश करते कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है फर्स्ट ईयर चूंकि इंपॉर्टेंट और आप लोगों से भूल गए तो हम इसमें ज्यादा काम करेंगे, और सेकेंड ईयर में थोड़ा, सेकेंड ईयर में तो कम जो है काम जो है वो रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर के सेकेंड लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए इसमें आपको चीजें हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आसान सी चीजें हैं, प्रीफिक्सेस है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन आप पढ़े, प्रीफिक्सेस आप पढ़े। ठीक है, एरर्स आप पढ़े, टाइप्स ऑफ एरर, अनसर्टेनिटी में अपने सीक्वेंस से जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा, फर्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर में। तो आप गौर से जो है इसको पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में इन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।